जय हिंद प्यारे साथियों, शिक्षा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये हमारी यूपी पुलिस की क्लास का रिवीजन चल रहा है। इसमें हम लोगों ने 200 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए इस कड़ी में आगे की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले जिसने भी नहीं देखा वह प्रीवियस में हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमने वीडियो टॉपिक वाइज डाल रखा है और इसके आगे की शुरुआत हमारा 220 क्वेश्चन से शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा हमारा कि कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर की बात की जाए अगर इसका, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजित कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। तो देखिए अगर इसकी बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है। तो राष्ट्रीय गीत के रचनाकार की अगर बात की जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। हम लोग यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। इस कड़ी में हमारा ये जीके जीएस चैप्टर का प्रश्न चल रहा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइए एक नज़र देख लेते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए हमें। तो देखिए वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है भारत का, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में की थी। वंदे मातरम के प्रथम दो पद संस्कृत के तथा शेष पद बांग्ला भाषा में थे। राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गीत का स्वरबद्ध किया तथा पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। अरविंद घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में तथा मोहम्मद आरिफ खान ने इसे उर्दू में अनुवाद किया था। अगर अंग्रेजी की बात करें तो अरविंद घोष, और अगर उर्दू की बात करें तो मोहम्मद आरिफ खान ने। ठीक है, इसे राष्ट्रीय तौर पर 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार हुआ, तो 24 जनवरी 1950। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में भारत में मुंबई में सेना में विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में भारत में बम्बई में सेना में विद्रोह हुआ था। तो कब हुआ था सेना में विद्रोह, तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1946 में। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बम्बई में सेना में जो विद्रोह हुआ था वह 1946 में हुआ था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात देखिए, इसका सही उत्तर की बात की जाए तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कब की थी, तो आइए देखते हैं कब की बात है ये। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 के अंतर्गत मदन मोहन मालवीय ने इस विद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। कब किए थे, तो 1916 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग, जब सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, 1917, 1924, 1936 या फिर 1906। तो देखिए सैंडलर आयोग की बात की जाए तो इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1917 में सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा अगला प्रश्न होगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो देखिए इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, सभी को पता है कि इन्होंने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, कब दिए थे, तो देखिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनका कार्यकाल 1964 से 1966 ईस्वी तक रहा और इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। इनको 1966 में मरने के बाद भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा आराम हराम है। अगर आराम हराम है की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार के बाद यहाँ कहा खाली स्थान है अनशन किए, तो कहाँ? सत्याग्रह में, या फिर जेल में, या फिर जेल त्याग के, या फिर जल त्याग कर, या फिर आमरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, यूपी कांस्टेबल 2009 में ये पूछा गया है। तो सही उत्तर की अगर बात की जाए इसका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे। ठीक है, क्या किए थे? आमरण अनशन किए थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध सभी को पता है कि एनी बेसेंट से है। किससे है? एनी बेसेंट से है थियोसॉफिकल सोसाइटी। देख इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट के संबंध है। इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल HS अलकाट ने अपने सहयोगियों के साथ अमेरिका में की थी। इस सोसाइटी की पहली अध्यक्ष अलकाट तथा दूसरी एनी बेसेंट बनी। ठीक है, दूसरी पहली कौन थी? तो अलकाट थी, दूसरी एनी बेसेंट। तो मध्यकालीन में अब तक जितने भी प्रश्न यूपी पुलिस से संबंधित या फिर किसी अदर यूपी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन सभी का एनालिसिस हमने कर लिया है। यूपी पुलिस, SI, CRPF, मिनिस्ट्रियल सभी में। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा भारतीय संस्कृत। देखिए, भारतीय संस्कृत में कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस कड़ी में हमारा आज का पहला प्रश्न होगा। देखिए, ये UPSI 2018 का प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह से हमारे जितने भी प्रश्न अब तक हमने लिए हैं सभी प्रीवियस ईयर से संबंधित है, और ऐसे ही प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में भी देखने को मिलता है। इस तरह से हमारा पहला ये चैप्टर होगा भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत में देखिए, हमारा पहला प्रश्न होगा, कौन सा मणिपुर की कला के रूप में है अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है? तो मणिपुर का पूछ रहा है, तो मणिपुर का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संकीर्तन जो होता है ये मणिपुर की कला का रूप है, जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ कौन है? कथक नृत्य की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। सभी को पता है कि पंडित बिरजू महाराज को कथक से संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज। और अगर सबकी बात की जाए तो एक नज़र में देख लीजिए सभी का, जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। बात करें मल्लिका साराभाई, किसकी? मल्लिका साराभाई की बात करें तो कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। उदय शंकर आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं। उदय शंकर की बात करें तो आधुनिक नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है, बात करें लक्षद्वीप की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महल। महल भी एक भाषा है लक्षद्वीप की। कौन सी? महल। देखिए, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य, उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है? देखिए, पुलिकली, राउछ है, या घूमरा है, या ढालू कुनीता। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा घूमरा। घूमरा की अगर बात करें तो ये उड़ीसा से प्रारंभ है। कहाँ से? उड़ीसा से। ठीक है, और सभी की बात की करते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। देखिए, घूमरा की बात करें तो ये उड़ीसा से प्रारंभ है। और पुलिकली कहाँ की है? तो केरल राज्य की है। कहाँ की है? केरल राज्य की एक प्राचीन मनोरंजक कला है। बात करें नेक्स्ट की, तो राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ की है। राउत नाच कहाँ की? छत्तीसगढ़ की है। और दीपावली के अवसर पर इसका किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ढालू कुनीता। ढालू कुनीता कहाँ की है? तो ये कर्नाटक की है। ढालू कुनीता कर्नाटक की है। ठीक है,
इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा हमारा बंगरू है, इसके बाद खाली स्थान है। बंगरू खाली स्थान में हाथ की छपाई के लिए केंद्रों में से कौन सा एक है, जो कि प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बंगरू की बात करें तो बंगरू कहाँ की है, राजस्थान की है। ठीक है, कहाँ की है, राजस्थान की बंगरू है। देखिए बंगरू के बारे में बात की जाए तो राजस्थान के जयपुर जिले में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। अगर बंगरू प्राकृतिक रजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर छिपा समुदाय के लोग कई वर्षों प्राकृतिक तरीकों से ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बंगरू कहाँ की है, हमारा राजस्थान की है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्रश्न है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा होती है। तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा होती है, इसका बाद ऑप्शन सही हो जाएगा वृषभ। वृषभ में से बैल, बैल की पूजा होती है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में। ठीक है, ये भी यूपी कांस्टेबल का ही प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए महाराष्ट्र के पोला में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहाँ के किसानों द्वारा सावन महीने की पिथारी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन पुत्रों की दीर्घायु के लिए 64 योगिनी पशुधन की पूजा किया जाता है। तो किसकी पूजा होती है पोला त्योहार में, वृषभ की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कौन सा नृत्य का प्रकार जो है वह असम से संबंधित है। असम का बिहू होता है, सभी को पता है असम का क्या होता है, बिहू। बात कर लें सभी की तो देखिए सभी की बात करें तो असम बिहू हो जाएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश का होता है, कथकली केरल का होता है, गरबा गुजरात का होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मेखला चादर, मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखला चादर की बात करें तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, असम। असम में मेखला चादर पहना जाता है। ठीक है, देखिए अगर इसके बारे में बात करें मेखला चादर की तो यह साड़ी का एक प्रकार है जो असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। मेखला चादर एक स्वदेशी पारंपरिक और असमिया पोशाक है जो दो कपड़ों में 2 पीस का बना होता है, विशेषकर रेशमी धागों से बुनी जाती है। मेखला चादरों की सजावटी डिजाइन बुने होते हैं। ठीक है, मेखला चादर असम की है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव किसमें आयोजित किया जाता है। तो देखिए भीमसेन महोत्सव की अगर बात करें तो यह पुणे में होता है। कहाँ, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा पुणे में, पुणे में आयोजित किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारेख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही पूछा हुआ है, तो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि संगीतकार जो है वह अरविंद पारेख है, यह किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए इनकी बात की जाए तो ये सितार वादक है। क्या है, ये एक सितार वादक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, सितार वादक पंडित अरविंद पारेख। ठीक है, बात करें अगर सभी की बात की जाए देखिए अरविंद पारेख का जन्म 19 अक्टूबर 1927 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अरविंद पारेख सितार नामक वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे हैं, शहनाई से हैं। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो शहनाई से, और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो है यह बांसुरी वादक से संबंधित है। जाकिर हुसैन की बात करें तो यह तबला वादक से संबंधित है। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी से हैं। ठीक है, बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा हो जाएगा चिन्मांचेरी। चिन्मांचेरी कुन्हीमरण नारायण निम्नलिखित में से किस रूप नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं। देखिए इस तरह के नाम भी यूपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं, तो इससे घबराना नहीं है। चिन्मांचेरी कुन्ही रमण नायर जो है इनका बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये कथकली से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कथकली से संबंधित है। और कथकली केरल का राष्ट्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का राष्ट्रीय नृत्य है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किसके समान है, किसके समान होता है। तो किसके समान होता है, तो देखिए ये अलाप के समान होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाप के समान होता है।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक, मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है मदनाष्टक के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीम को। किसको जाना जाता है? रहीम को जाना जाता है मदनाष्टक के लिए। ठीक है। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो गणित सार संग्रह की बात करें तो ये महावीराचार्य द्वारा लिखी गई है। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही प्रश्न है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न में से कौन सा, पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। कह रहा है कि पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? हमें पंजाब का बताना है, तो ये कौन सा है? चिक्का। कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिक्का। ठीक है। चिक्का पंजाब का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। यह लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी को पता है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। इसका मतलब है कि मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो देखिए अगर इसकी बात की जाए प्रश्न की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कुषाण शासकों के काल में मथुरा कला विद्यालय शीर्ष पर था। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? मुख्य वेशभूषा जो है वह साड़ी नहीं है, किस राज्य की महिलाओं का है? तो इसका सही उत्तर क्या हो? देखिए सही उत्तर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में साड़ी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी, अरुणाचल प्रदेश में जो है वह साड़ी नहीं है मुख्य वेशभूषा। ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो चारकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो सभी को पता है चारकुला कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है नहीं, बिहार का, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश। चारकुला नृत्य कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट की, तो प्रश्न है कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। बात करें इसको बनवाया किसने था? तो इसको नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। 1236 से 1264 ईसा पूर्व में गंग के राजा थे नरसिंहदेव प्रथम, इनके द्वारा ही बनवाया गया था। अगर बात करें तो यूनेस्को में इसको 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। बात करें नेक्स्ट, देखिए इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसको सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि कथकली निम्न में से कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली अभी हमने देखा केरल का है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगर बात की जाए इसकी, तो देखिए राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 250 क्वेश्चन हो जाएगा ये हमारा, और 20 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, 30 से भी ज़्यादा हो गए हैं एनालिसिस करते हुए। तो प्रश्न है कि 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, वह कौन थी? वह कौन सी भाषा थी? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी। ठीक है। इसमें दो भाषाओं का सम्मिश्रण है।
देखिए अगर इसकी बात की जाए कौन कौन सी, तो हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी और उर्दू। कौन सी? हिंदी और उर्दू। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा युग्म कुंभ मेला पर्व को उसके समय अंतराल के बीच सुनियमित नहीं है? अर्ध कुंभ प्रति 6 वर्ष में, ठीक है। कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष में, गलत। कुंभ प्रति 12 वर्ष, ठीक है। महाकुंभ 144 वर्ष, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए कुंभ मेला जो लगता है हर दूसरे वर्ष, ये सुनियमित नहीं है, ठीक है। यह सुनियमित नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। महाकुंभ की बात करें तो प्रति 144 वर्ष के बाद लगता है। अगर कुंभ मेले का आयोजन की बात की जाए तो देखिए 4 जगह पे लगता है। पहला है प्रयाग, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा उज्जैन, ठीक है। प्रयाग में गंगा नदी किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी है, नासिक में कौन सी नदी है? उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, और नासिक में कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बात करें प्रश्न अगले की, तो संस्कृत के किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो यह उत्तराखंड की है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? तो माउंट आबू, अरावली पर्वत पर, या सिंधु के किनारे, खजुराहो में, या फिर नीलगिरी पहाड़ियों में? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिलवाड़ा माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू के अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो देखिए किसने बनवाया था? सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री थे विमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर्वत राजस्थान पर करवाया था। यह ग्रेनाइट काले संगमरमर पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। किसने करवाया था? तो विमल शाह ने करवाया था। सोलंकी शासक भीमदेव के प्रथम मंत्री थे, ठीक है। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संत कबीरदास की समाधि स्थित है। संत कबीरदास की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो संत कबीरदास की समाधि की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मगहर में। संत कबीरदास की समाधि मगहर में स्थित है, ठीक है। जबकि अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या लिखा हुआ है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। सत्यमेव जयते। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति के चित्रकार, जो मोनालिसा एक चित्र बना हुआ है जो हंसती हुई लड़की का दिखाता है हल्की सी, उसको उसके चित्र बनाने वाले कौन थे? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, लियोनार्डो डी विंसी। कौन थे? लियोनार्डो डी विंसी, ठीक है। यह कब बनाई गई थी? तो देखिए मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी था। मोनालिसा की तस्वीर 1503 से 1506 के बीच बनाई गई थी। मोनालिसा के बारे में कहीं भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लियोनार्डो दा विंसी इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक गांव में जन्म लिए थे, ठीक है। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु, सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, या फिर दिल्ली में 24 जनवरी 1950 को, इलाहाबाद में, या फिर कलकत्ता में 1950 में? तो इसकी बात की जाए तो कब गाया गया? तो देखिए अगर इसके प्रथम की बात कर रहा है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। सभी ऑप्शन क्या हैं? गलत है। अगर इसके प्रथम बार की बात की जाए तो देखिए इसे प्रथम बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता 1896 में, ठीक है। 1896 में इसे प्रथम बार गाया गया था, तथा राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें, जब राष्ट्रीय गान की बात करें तो 1911 में 27 दिसंबर, और जब राष्ट्रीय गीत की वंदे मातरम की बात करें तो 12वें अधिवेशन 1896 कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न अगला है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा धर्म की बात करें तो ईसाई। ईसाई हमारा विश्व का सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा, ठीक है।
देखिए, विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जबकि हिंदू धर्म की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा धर्म, और इस्लाम जो है वह दूसरा सबसे बड़ा धर्म होगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? तो अरबिंदो घोष ने। अरबिंदो घोष ने हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया था। ठीक है, अरबिंदो घोष ने आनंद मठ में वर्णित गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरबिंदो घोष ने। ठीक है, यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा, अंग्रेजी में अनुवाद पूछे तो अरबिंदो घोष। बात करें नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का आयताकार इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात। राष्ट्रीय गीत के आयताकार और इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 होता है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इस बात को याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। बात करें नेक्स्ट की, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु है। ठीक है, तेलुगु हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, देखिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम पहले हिंदी है, इसके बाद बांग्ला है, मराठी है, इसके बाद तेलुगु है। ठीक है, तो उसके बाद फिर तमिल है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम पहले चीनी है, इसके बाद अंग्रेजी, स्पेनिश, फिर हिंदी। तो बात करें अगर दूसरी हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो है यह हिंदी के बाद जो तेलुगु दिया हुआ है, तेलुगु नहीं होगा, हिंदी के बाद बोली जाने वाली बांग्ला होगी। ठीक है, ये भी गलत है। कौन सा होगा? बांग्ला दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बात करें नेक्स्ट, भारत में कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है? कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है? भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है? प्रथम माह कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।